हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम भारतीय संविधान डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंतर्गत भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2-3 लेक्चर डाल चुके हैं जो अधिनियम वाले। अब बात करेंगे हम इस लेक्चर में भारत शासन अधिनियम 1935 की। इसके पहले 1919 वाला अधिनियम डिस्कस कर लिए हैं, उसको भी आप देखना बिल्कुल ना भूलें। 1935 भारत शासन अधिनियम 1935, इसकी विशेषता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह अधिनियम पढ़ना बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान को हम डिस्कस कर रहे हैं, सारा कंप्लीट कराया जाएगा जो लूसेंट की बुक में लिख रखा है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो शासन अधिनियम आया था इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार की है। तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार की है, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन हटाकर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ये याद रखना है, उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। उसके अलावा पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है किस अधिनियम के द्वारा, तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत यहां संघ 11 ब्रिटिश प्रांत, इसके अंतर्गत 11 ब्रिटिश प्रांत व 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और उन देशी रियासतों से मिलकर बना हुआ था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हुए थे। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। जो प्रांत थे, जो राज्य थे, उनको संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्ताव संघ की स्थापना संबंधित घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया था। तो ऐसा कोई अवसर नहीं आया था कि देशी रियासतों को शामिल होना ही है। तो ये समझ में आ गया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 कमिश्नरी क्षेत्र थे और देशी रियासतों से मिलकर बना हुआ था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चन, 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। उसके बाद आगे देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना भी की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना भी की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांत में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। जो द्वैध शासन शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? द्वैध शासन 1919 के अधिनियम में शुरू किया गया था। देखिए, द्वैध शासन हमने सबसे पहले पढ़े थे, 1784 का जो पीट्स एक्ट आया था उसके तहत शुरू किया गया था। फिर 1858 में समाप्त कर दिया गया था और फिर 1919 में 1919 के अधिनियम में फिर शुरू किया गया और फिर इसको खत्म कर दिया गया 1935 में। लेकिन खत्म कर दिया गया, अंत कर दिया गया और एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। किसको? प्रांत को। प्रांत यानी राज्य कहलाते थे। उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। तो ये याद रखना है। उसके बाद देखो, इनने प्रांत में तो द्वैध शासन खत्म कर दिए, लेकिन इन्होंने केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी। तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी? तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से की गई थी। तो उसमें क्या किया गया? देखो, इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडल के बीच विभाजित किया गया था। यानी केंद्र और प्रांत के बीच विभाजित किया गया था, केंद्र और राज्य के बीच विभाजित किया गया था। इसके तहत परिसंघ सूची, एक सूची बनाई गई थी जिसका नाम था परिसंघ सूची, जिसे हम संघ सूची भी कह सकते हैं। प्रांतीय सूची जो राज्य सूची है वो है ये। एक समवर्ती सूची का निर्माण किया गया था। 3 सूचियां बनाई गई थी, संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची। इसको हम बोल सकते हैं केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जैसे वर्तमान में संविधान में है ना। अब आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, इनके बारे में डिटेल में मैं आपको बताता हूं।
तो इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ की विशेषताएं सब इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ ली जाती है। उसके बाद आगे देखिए, परिसंघ सूची। परिसंघ सूची, परिसंघ सूची को संघ सूची भी कह सकते हैं। परिसंघ सूची के विषय पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। इस सूची में ऐसे विषय रखे गए थे, विदेशी कार्य, करेंसी, मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय रखे गए थे। ये जो संघ सूची थी, जिसे परिसंघ सूची कहा जाता था, इसमें 59 विषय शामिल थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 59 विषय शामिल थे। समझ में आया? अब बात करेंगे प्रांतीय सूची, इसे राज्य सूची भी कह सकते हैं। तो प्रांतीय सूची, प्रांतीय सूची के विषय पर प्रांतीय विधानमंडल को अनन्य आधिकारिक शक्ति थी। यानी इस सूची में वाणिज्य विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था, है ना। तो इस सूची में वणित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल में कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची में कुछ विषय थे जैसे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा, ये सब विषय शामिल किए गए थे। प्रांतीय सूची में 54 विषय शामिल किए गए थे, 54 विषय शामिल थे। अब बात करेंगे समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची में वे विषय पर परिसंघ और प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने के समक्ष थे। तो ये दोनों विधान बनाने के समक्ष थे समवर्ती सूची में। कौन कौन? परिसंघ सूची के और प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने में समक्ष थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे जैसे दंड विधि, प्रक्रिया, सिविल सही प्रक्रिया, विवाह विच्छेद आदि विषय शामिल किया गया था। समवर्ती सूची में फिर 36 है, 36 विषय को शामिल किया गया था। तो समझ में आया दोस्तों? तो ये आपको परिसंघ सूची में कितने विषय? 59। प्रांतीय सूची में कितने हैं? 54। और समवर्ती सूची में कितने थे? 36 विषय शामिल किए गए थे। तो इसको आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं, ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे विधानमंडल पर अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को, जो परिसंघ विधानमंडल था, जो ऊपर में परिसंघ विधानमंडल था, उसे प्रांतीय सूची के विषय में विधान बनाने की शक्ति थी। दोनों विधानमंडलों के अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकता था। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ विधि और प्रांतीय विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्तियां वायसराय को दी गई थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्तियां वायसराय को दी गई थी। तो ये था अधिनियम जिसमें हम पढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे, देखिए उसके बाद क्या अगला क्या इसमें निर्माण किया गया था। तो संघीय न्यायालय की व्यवस्था, संघीय न्यायालय की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसका क्षेत्र अधिकार प्रांत तथा रियासतों तक विस्तृत था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। प्रीवी काउंसिल होती थी लंदन में, तो लंदन को प्राप्त थी। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। संघीय न्यायालय की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी, पूछा जाता है। अगला देखिए, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। जो ब्रिटिश संसद था ब्रिटेन में, उस संसद की सर्वोच्चता थी यहाँ पे। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था।
तो भारत में जो कानून बनाए गए थे, जो अधिनियम बनाए गए थे, इस अधिनियम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। तो प्रांतीय विधानमंडल जो था और संघीय व्यवस्था जो थी वो इस अधिनियम में इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। तो ये भी इस अधिनियम के अंतर्गत विशेषता है जो आपको याद रखनी है। उसके बाद भारत परिषद का अंत, जो भारत परिषद बना था उसका अंत कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। कभी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। 1935 के अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो हमने पढ़े थे, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो जो 1909 के भारत परिषद अधिनियम में जो सांप्रदायिक व्यवस्था की गई थी इसमें उसका विस्तार कर दिया गया। इसमें उसका और विस्तार किया गया और बढ़ावा दिया गया कि सांप्रदायिक से रिलेटेड सांप्रदायिक व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था कि सांप्रदायिक व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें अपने धर्म के प्रचार करते हैं लोग, अपने धर्म को सर्वोच्च मानते हैं, दूसरे धर्मों की आलोचना करते हैं, है ना। तो ये सब संप्रदाय से तात्पर्य उन सभी मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज और राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने और उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देते हैं, वो सब संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। संप्रदाय को रोकने के कई तरीके हैं फ्रेंड्स, कई सारे तरीके होते हैं सांप्रदायिक व्यवस्था को रोकने के लिए, वो हम आगे की इसमें डिस्कस करेंगे। तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकों में विभिन्न सांप्रदायिक को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। तो उसका विस्तार जो है दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों वर्ग तक किया गया। ये सब फूट डालने के लिए था भारत में, ये इसकी व्यवस्था की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। इसमें मुसलमानों के अतिरिक्त भारतीय, ईसाइयों, यूरोपियों और हरिजन तक कर दिया गया था। तो ये याद रखने की बनती है फ्रेंड्स, कभी पूछा जा सकता है। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम में एक प्रस्तावना थी, उसका भी अभाव था। बात करेंगे नेक्स्ट विशेषता की। इसके द्वारा बर्मा, जो बर्मा है वर्तमान में म्यांमार, वो पहले भारत का ही हिस्सा था। जब अंग्रेजों का शासन था तो भारत का ही हिस्सा था वो। तो इसके अंतर्गत जो बर्मा है, बर्मा म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये अधिनियम आया, इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत अदन, जो अदन की खाड़ी है, अदन सुने होंगे आपने, अदन को इंग्लैंड के औपचारिक निवेश कार्यालय के अधीन कर लिया गया था। अदन को इंग्लैंड के औपचारिक निवेश कार्यालय के अधीन कर लिया गया था और बारार और मध्य प्रांत को शामिल कर लिया गया था। जो बारार था, हम बाद में पढ़ेंगे बारार और मध्य प्रांत के बारे में, इन दोनों को शामिल कर लिया गया था इस अधिनियम के तहत। बहुत से परिवर्तन हुए थे। अगली विशेषता देखते हैं। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई थी इसी अधिनियम के तहत। जब तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना भी की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। रिजर्व बैंक क्यों की गई थी? इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो याद रखना नाम।
इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया। जो मताधिकार थे, मत देने के जो अधिकार थे, उन पे विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिला था। तो भारत की जितनी भी जनसंख्या थी उसमें से लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिला था। तो ये हमने पढ़े फ्रेंड्स भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को हटाकर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 कमिश्नरी क्षेत्र और देशी रियासतें थी। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संप्रदाय निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया और 3 सूचियां बनाई गई, एक संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची। उसके अलावा भारत शासन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक नोट देखिए क्या है। 1935 के अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। ये पूछा जाता है भारतीय संविधान का 80% भाग, जो वर्तमान में हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का 80% भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इस कारण 1935 के अधिनियम को भारतीय संविधान का नींव भी कहते हैं, भारतीय संविधान की नींव भी कहते हैं। तो क्या हुआ है, ये जो शासन था ये बहुत अच्छा अधिनियम था। तो ऐसा ही अधिनियम ले लिया गया पूरा, हमने भारतीय संविधान का जब निर्माण किए तो इससे बहुत सारी चीजें लिए हैं, ग्रहण किए हैं। 80% चीजें जैसी की वैसी हमने ग्रहण की हैं। इस कारण इस अधिनियम को भारतीय संविधान का नींव भी कहा जाता है, कहते हैं, है ना। तो और इसके बाद, इस अधिनियम के बाद 1935 द्वारा प्रांतों में पहली बार चुनाव हुए थे। कब? 1935 में प्रांतों में पहली बार चुनाव हुए थे, प्रांतों में, है ना, इस अधिनियम के द्वारा। सभी अधिनियम का अलग है। इस अधिनियम का द्वारा 1935 में पहली बार प्रांतों में चुनाव हुए थे। तो ये लेक्चर हमने डिस्कस किए फ्रेंड्स, जिसमें हमने भारत शासन अधिनियम 1935 को डिस्कस किए हैं, लूसेंट की बुक के अनुसार डिस्कस किए हैं, जो यहाँ पे लिख रखा है। तो उस हिसाब से आप इसको लेक्चर को अच्छे से देखना है, और आपके पास बुक है तो आपको वहाँ पे टिक करके अच्छे से पढ़ना है, पूरी बुक याद कर लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे 1945 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम की, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।